कौशल राज्य में प्रसेनजीत नाम का एक राजा रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम वीरू था। उसकी 3 रानियां थीं। उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी, इसलिए वो अभी भी पढ़ने जाता था। एक दिन जब वो पढ़ने जा रहा था तो रास्ते में एक पनिहारी की लड़की मिली। उसने राजा से पूछा, आप रोज कहाँ जाते हो राजकुमार? मैं पढ़ने जाता हूँ। आप क्या पढ़ने जाते हो राजकुमार? वही जो सारे बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? नहीं। क्या फायदा जब यही नहीं पढ़ा तो? राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक ये क्यों नहीं पढ़ा, और उसको गुरुजी पर गुस्सा भी आया कि उन्होंने इसको अभी तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया है। राजकुमार सीधे गया अपने गुरुजी के पास और अपना बैग गुरुजी के सिर पर पटक दिया। अब कोई और होता तो गुरुजी उसे पीट पीट कर अधमरा कर देते, लेकिन वो रहा राजा का लड़का, तो गुरुजी उसे कैसे बोल सकते हैं। क्या हुआ राजकुमार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने अब तक हमें त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि इसमें बहुत खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। आप मुझे पढ़ाइए, मुझे पढ़ना है। अब गुरुजी उसे कैसे मना करते। वो पढ़ाने लगे और राजकुमार भी मन लगाकर पढ़ने लगा। पूरे 1 साल पढ़ाने के बाद राजकुमार, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। और ये लीजिए, रात के 12 बजे ये फूल लेकर गांव के पूर्व दिशा में जाकर खड़े हो जाइएगा। ऐसा करने से आपको कोई नहीं पहचानेगा, परंतु आप सबको पहचानेंगे। राजकुमार घर आया और खाना खाने के बाद जब सब सो गए तो रात को 12 बजे गांव के पूर्व दिशा में जाकर फूल लेकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद राजकुमार ने देखा कि वही पनिहारी की लड़की जिसने उसे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, वो बड़ी सी थाली में बहुत सारा खाना भर के एक कुटिया की तरफ जा रही थी। राजकुमार चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगा। लड़की कुटिया के पास एक साधु बाबा के पास पहुंच गई। राजकुमार छुपकर सब देखने लगा। तभी, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या करूं बाबा, मेरा गौना होने वाला है। मेरा पति मुझे लेने आया है। मैं अपने पति को सुलाने के बाद आपके पास आई हूँ, इसलिए देर हो गई। इतना सुनते ही साधु ने गुस्से में खाने की थाली को फेंकते हुए बोला, जब तुझे उसके साथ ही रहना है तो मेरे पास क्यों आई है? नहीं बाबा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब जो भी है बस आप ही हैं। ठीक है, यदि तू यही चाहती है कि मैं तेरी बात का विश्वास करूं, तो ये ले चाकू और जाकर अपने पति का सर काट के ला। लड़की बिना कुछ सोचे चाकू लेकर घर आ गई और अपने पति का सिर काट दिया और उसे लेकर फिर साधु के पास चली गई। साधु ने जैसे ही देखा उसे धक्के मारकर भगाने लगा और बोला, जो औरत 7 फेरा लेने के बाद अपने पति की नहीं हुई, वो मेरा क्या होगी? चली जाओ यहाँ से, अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। मरता क्या ना करता, अपने पति का सर लेकर आई और धड़ से सर को जोड़कर रख दिया। और सुबह होते ही जोर जोर से रोने लगी।
पता नहीं मेरे पति को किसने मार दिया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब मैं किसके साथ रहूंगी। जब लोग उसके पति को ले जाने लगे तब रोते हुए बोली, इनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। ये सुनते ही राजकुमार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तिरिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार के सती अब होई। ये बात किसी को समझ नहीं आई, पर पनिहारी की लड़की समझ गई और राजकुमार से बोली, राजकुमार, आप मुझे ही बोल रहे हो ना? पर जहाँ भी जाना चटाई झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार मन में सोचने लगा कि मैं एक राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। वो कुछ नहीं बोला और वहाँ से अपने घर चला गया। अगले दिन राजकुमार फिर उसी जगह पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनकी तीनों रानियां खाने से भरी थाली लेकर उसी साधु की तरफ जा रही हैं। राजा के हाथ में फूल था, इसलिए उनका चेहरा बदल गया था, तो कोई पहचान ही नहीं और बोली, ए लड़के, इधर सुन, ये सारी थाली उस कुटिया तक पहुंचा दे। राजकुमार ने बिना कुछ कहे उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। वो थाली लेकर साधु के पास पहुंच गया। वहां जाकर तीनों रानियों ने साधु से बोला, इसने हमारी मदद की है, इसलिए आज रात को यहीं रुकने की व्यवस्था इसे कर दीजिए। साधु ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने एक चेले को इशारा किया। वो राजकुमार को एक कमरे में ले गया। वहाँ पर एक चटाई बिछी हुई थी। राजकुमार उस पर जैसे ही बैठने वाला था कि तभी उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं एक राजकुमार हूँ, फिर भी आज की रात चटाई पर ही बिताना है, तो क्यों न उस पनिहारी की बात मान लूं। ये सोचते हुए उसने चटाई को झाड़ने के लिए उठाया। चटाई हटाते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि चटाई के नीचे कुआं था। राजकुमार ने मन ही मन उस पनिहारी को शुक्रिया किया और कुएं में झांक कर देखा तो उसमें बहुत से जीवित पुरुष गिरे हुए थे। उसमें से एक ने राजा को पहचान लिया और बोला, अरे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ यहाँ कैसे आए? राजकुमार, अभी बात करने और बताने का टाइम नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपकी तीनों रानियां यहाँ आती होंगी। अगर वो लोग आपको यहाँ पा गई तो जान से मार देंगी। जल्दी से भाग जाओ राजकुमार यहाँ से। राजा वहाँ से भाग निकला, पर उसे भागते हुए साधु ने देख लिया और बोला, जल्दी से पकड़ो उसे। अगर उसने किसी से बता दिया तो मेरा पत्ता ही कट जाएगा। सभी रानियां उसके पीछे दौड़ पड़ी, पर वो रहा राजा, कैसे पकड़ में आता। रानियां भी हार नहीं मान रही थी। तभी रास्ते में एक नदी पड़ी। क्योंकि राजा तैरना जानता था, इसलिए नदी में छलांग लगा दी। नदी गहरी थी और रानियों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो इस पार ही रह गई। राजा उसे पार कर गया और जोर जोर से हंसा तो उसके सोने के दांत चमकने लगे। तो वो सभी समझ गई कि ये उसका ही पति है। इसलिए वो सब भागी भागी साधु के पास आई और बोली, हे साधु बाबा, वो हमारे पति थे। अब हम क्या करें, क्योंकि हमारा सारा राज उन्होंने जान लिया है। परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा
और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या उपाय है बाबा? देखो, वो एक राजा है। अगर तुम लोग उसे ऐसे मार दोगे तो सब लोग तुम्हें मार देंगे। इसलिए घर जाओ, उसे मनाओ और ये लो किल। जब वो मान जाए तो उसे एक कमरे में ले जाके उसके कान में ये किल लगा देना, जिससे वो भेड़ बन जाएगा। उसके बाद उसे मार देना और जब कोई पूछे तो बताना कि दूसरे राज्य में पढ़ाई करने गए हैं। वो सभी जादुई कील लेकर घर की तरफ चल देती हैं। राजा बड़े गुस्से में इधर उधर टहलते हुए सबका इंतजार कर रहे थे। वो सब जैसे ही घर आई, राजा गुस्से में बरस पड़े। क्या करने जाती हो तुम लोग वहां? क्या कमी है मेरे इस महल में जो तुम लोग वहां जाती हो? उनमें से सबसे छोटी रानी को राजा बहुत मानते थे। उसने राजा से बोला, महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें। हमारी मति उस साधु ने मार ली थी। अब आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजा उनकी बातों को सच मान गया और खाना खाकर उसके साथ एक कमरे में चला गया। राजकुमार जब सो रहा था, तभी छोटी रानी ने राजा के कान में वो कील लगा दी। जैसे ही राजा के कान में कील लगी, राजा भेड़ बन गया। तभी छोटी रानी जाकर दोनों रानियों को बताती है। तीनों रानी हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ती हैं। तभी राजा देखकर समझ गया कि ये रानियों की चाल है। वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो कमरे में इधर उधर भाग रहा था और रानियां उसे घेर रही थी। तभी खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे मेरी ही रानियां पड़ी हैं। वो सब मुझे जान से मार देंगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। गुरुजी, आपके शिष्य की जान खतरे में है और आप मना कर रहे हैं। मेरी जान बचाना अब आपके हाथ में है। देखो, उस साधु के पास जादू की पोटली है जिससे वो तुम्हें कहीं भी मार सकता है। लेकिन एक काम करके तुम बच सकते हो। मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और तुम सुगाबल राज्य के राज्य में चले जाना। वहां साधु का जादू काम नहीं करेगा। तो देर किस बात की, अभी बना दीजिए तोता। गुरुजी ने भेड़ से उसे तोता बना दिया और तोता उड़कर सुगावल राज्य में चला गया। इधर रानी भागी भागी साधु के पास गई और बोली, साधु बाबा, वो तो भाग गया, देखिए कहाँ है। साधु कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बोला, वो तोता बन गया है। अब क्या होगा बाबा? कोई बात नहीं, ऐसा करो कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई तोता को पकड़कर लाएगा उसे 5 अशर्फी इनाम में दिया जाएगा। रानी ने ऐसा ही किया। बहेरिया जंगल से तोता पकड़ के लाते और रानी उसे मार देती। इधर राजा एक पेड़ पर रहने लगा। उस पेड़ पर पहले से 5 तोते और रहते थे। राजा वहां गया तो उसे सब तोतों ने अपना राजा बना लिया। कुछ दिन बाद एक बहरिया उस पेड़ के पास आया जिस पर राजा रहता था।
उसने देखा कि इतने सारे तोते इस पेड़ पर रहते हैं। उसने सोचा अगर मैं इन सब तोतों को लेकर रानी के पास जाऊं तो एक दिन में ही माला माल हो जाऊंगा। लेकिन समस्या ये थी कि उन तोतों को एक साथ पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। जब सुबह के समय सभी तोते दाना पानी खाने चले गए, तब बहरिया ने उस पेड़ को थोड़ी थोड़ी जगह से काट दिया, जिससे पूरे पेड़ पर गोंद फैल गया। रात को सभी तोते आए और उस पेड़ पर बैठे तो सब पेड़ में चिपक गए। अब क्या होगा? अब तो बहरिया हम सबको पकड़ लेगा। चिंता मत करो, जब बहरिया आएगा तो तुम सब ऐसे लटक जाना जैसे कि मर गए हो। वो सबको मरा हुआ देखकर फेंक देगा, फिर सभी साथी एक साथ उड़ जाना। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। जैसे ही बहरिया आया, सब उल्टा लटक गए। बहरिया को लगा एक ही जगह पर पूरी रात रहने से सब तोते मर गए। उसे बड़ा दुख हुआ कि एक तो पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से तोता मारने का पाप भी लगा। वो पेड़ पर चढ़ा और सभी तोतों को गोंद से निकालकर नीचे फेंकने लगा। राजा तोते को छोड़कर सभी तोते नीचे आ गए और वो एक साथ उड़ गए। तभी उन्हें उड़ते हुए ध्यान आया कि राजा तोता तो है ही नहीं, तो उनमें से एक तोते ने बोला, चलो चलो, हम सब मिलकर राजा तोता की मदद करते हैं। अरे नहीं नहीं, राजा तोता बुद्धिमान है, वो सब देख लेगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। इधर बहरिया ने देखा कि सभी तोते उड़ गए तो समझ गया कि सभी तोते नाटक कर रहे थे। तभी उसकी नजर राजा तोते पर पड़ी। उसने सोचा इतनी मेहनत का कुछ तो फल मिलेगा, मैं इसे रानी के पास ले जाऊंगा। बहरिया उस तोते को उतारकर पिंजरे में बंद कर देता है और लेकर जाने लगता है। तब राजा तोते ने बहरिया से बोला, अरे बहरिया, तुम मुझे रानी के पास ले जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 5 असरफियाँ। मैं तुम्हें 5000 असरफियाँ दिलवाऊंगा अगर तुम मेरा कहना मानोगे। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे सुगावल राजा के बाजार में ले चलो। तुमसे कोई दाम पूछे तो कहना तोता अपना दाम खुद बताएगा। बहरिया मान गया और तोते को लेकर सुगवाल राजा के बाजार में चला गया। सुगवाल राजा के बाजार का नियम था कि जो भी व्यापारी यहाँ अपना सामान बेचने आता वो दिन भर बेचता और शाम को जो बच जाता राजा खरीद लेते। शाम के समय सभी वस्तुएं बिक गई, उस तोते को छोड़कर, क्योंकि तोता अपना दाम इतना महंगा बताता कि कोई नहीं लेता। अंत में राजा के दरबारी राजा के पास गए। आज का बाजार कैसा रहा? सारा सामान बिका कि नहीं? महाराज, आज बाजार में एक विचित्र तोता आया है जो अपना दाम खुद बता रहा है। उसको छोड़कर बाकी सब कुछ बिक गया। क्या दाम है तोते का? महाराज, 5000 असरफियाँ। ठीक है, ले लो, वरना राज्य में ये खबर फैल जाएगी कि राजा के बाजार का सामान वापस होने लगा है। इससे मेरी बदनामी होगी। परंतु
उस तोते को खरीदने मैं खुद जाऊंगा। राजा बाजार पहुंच गए और बहरिया से जाकर बोले, बहरिया, इस तोते का दाम बताओ। बहरिया के पसीने छूट गए। वो डरते हुए हाथ जोड़कर बोला, महाराज, तोता अपना दाम खुद बताएगा। तोता अपना दाम बताओ। 5000 अशर्फियाँ। और काम क्या करते हो? जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करता हूँ। राजा मान गए और तोते को खरीद कर अपने दरबार में ले आए। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजा ने 5000 अशर्फियों का तोता खरीदा है। ये बात इधर साधु और रानियों को भी पता चली, तो रानी साधु से बोली, अब क्या करें साधु बाबा? अब एक ही उपाय है। हम सभी योगी का वेश धारण करके उस राजा के दरबार में चलें और राजा से भिक्षा के रूप में तोता को मांग लेंगे। ठीक है। इधर बात जब रानी फूलवंती को पता चली कि दरबार में अद्भुत तोता आया है जो बोलता है, तो उसे देखने के लिए राजमहल में बुलवाया गया। रानी तोते को देखकर खुश हो गई और बोली, अब ये तोता राजमहल में ही रहेगा। रानी फूलवंती उस तोते को अच्छे से खिलाने पिलाने लगी और उसका ध्यान रखने लगी। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, तभी 3 लड़के आए और राजा से कहने लगे, महाराज, महाराज, हमारा फैसला कीजिए महाराज। मामला क्या है? पहले पूरी बात तो बताओ। महाराज, हम तीनों भाई हैं। हमारे पिता की मृत्यु हाल फिलहाल में हुई है। उन्होंने हमारे गैर मौजूदगी में अपनी विरासत बनाई है, जिसमें उनकी संपत्ति को केवल 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया। बताइए क्या करें? राजा सोच में पड़ गए। तभी उनके मंत्री ने सलाह दी, महाराज, उस तोते के परीक्षण का समय आ गया है। उसने ही कहा था कि जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करूंगा, तो उसे बुलाइए महाराज। राजा ने राजमहल से तोता मंगवाया और उसे पूरी बात बताई। तभी तोता बोला, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इन लोगों को यही महल में अलग अलग कमरे में रहने की व्यवस्था कीजिए। राजा मान गए और वैसा ही किया। रात के समय जब सब सो गए, तो तोता छोटे लड़के के पास गया और बोला, तो सोच क्या रहे हो? ये लो तलवार और दोनों भाइयों को मार डालो। सारी की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम पागल हो क्या? मैं थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपने भाइयों को मार दूं? नहीं चाहिए मुझे ऐसी संपत्ति। मेरे भाई रहेंगे तो मैं उससे ज्यादा संपत्ति कमा लूंगा। ठीक है, सो जाओ। ऐसा बोलकर बीच वाले भाई के पास गया। उसे भी यही बात कही, पर उसने भी अपने भाइयों को मारने से मना कर दिया। फिर बड़े भाई के पास गया और उससे भी जाकर यही बोला, तो वो तैयार हो गया। तुम ठीक कर रहे हो। मैं उन दोनों को मार दूंगा तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। आज भर रुक जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। अभी सो जाओ।
सुबह सब लोग दरबार में उपस्थित हुए। तभी राजा ने तोते से पूछा, बोलो तोता, किसका नाम नहीं है? महाराज, इसमें बड़े बेटे का नाम नहीं है। मैं कैसे मान लूं? तोते ने सारी बात राजा को बता दी और बोला, इनके पिता को मालूम था कि बड़ा बेटा लालची है, इसलिए उसके नाम कुछ भी नहीं लिखा। पूरे राज्य में तोते की वाहवाही होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन रानी की तबीयत खराब हो गई तो वो अपनी 16 साल की बेटी चंदा से बोली, बेटी चंदा। जी माताजी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तोते को तुम अच्छे से नहला के खिला पिला देना और ध्यान रखना। ठीक है माताजी। चंदा तोते को लेकर नहलाने के लिए चली जाती है। जब वो उसे नहला रही थी तभी तोते की गर्दन में उसे कील जैसा महसूस हुआ। वो सोचती है तोते को कहाँ से कील लग गई। अब तो माताजी को जब पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगी। ये सोचकर उसने कील निकाल दी। कील निकलते ही वो तोते से 21 साल का राजकुमार बन गया। चंदा डर गई और डर के जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, राजकुमार ने मना किया और बोला, तुम डरो मत, मैं एक राजा हूँ। कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं ऐसा बना हूँ। बताओ मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी। अभी नहीं, अभी तुम ये कील वापस मुझे लगा दो। जब सब सो जाएंगे तब तुम कील निकालना, मैं फिर से सारी बात बताऊंगा। चंदा को उनकी बात अच्छी लगी। फिर उसे तोता बनाकर वापस पिंजरे में रख दिया। और रात को जब सब सो गए तो उसे लड़का बना दिया। राजकुमार ने उसको सारी बात बताई। वो राजकुमारी को अच्छा लगा, इसलिए दोस्ती कर ली। अब हर रोज राजकुमारी और राजकुमार रात को बातें करने लगे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इधर साधु और तीनों रानियां योगी बनकर सुग्वाल राजा के दरबार में पहुंच गए। ये बात जब तोते को पता चली तो वो समझ गया और चंदा को अपने पास बुलाकर बोला, राजकुमारी, आपके पिता के दरबार में जो आए हैं वो वही साधु और रानी है जो मुझे मारना चाहते हैं। वो आपके पिता से मुझे मांगेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने पिता की बात नहीं मानी तो जग हंसाई होगी। होगी तो होने दीजिए, मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि अब मैं भी इसके बिना नहीं रह सकती। यही हाल हमारा भी है राजकुमारी, परंतु तुम चिंता मत करो। जब राजा तुमसे मुझे मांगेंगे तो तुम पहले मना कर देना, लेकिन जब वो गुस्से में बोलेंगे तो तुम भी गुस्से में मुझे आंगन में फेंक देना। मैं अपनी जान बचा लूंगा। राजकुमारी सब समझ गई। इधर राजा ने योगी से पूछा, कहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? महाराज, मुझे वो तोता चाहिए जो आपके महल में रहता है। ये कैसी छोटी सी मांग कर रहे हो? कहो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तौल दूं। तोता तो बहुत ही कम कीमत का है। नहीं महाराज, मुझे बस वही तोता चाहिए। ठीक है। राजा ने दरबारी को इशारा करते हुए तोता लाने को कहा, लेकिन राजकुमारी ने तोता देने से मना कर दिया। तो दरबारी ने आकर राजा को बताया।
राजा अपनी बेटी के पास राजमहल में आए और उनके पीछे साधु और तीनों रानियां भी आईं। राजा ने राजकुमारी से वो पिंजरा मांगा तो पहले राजकुमारी ने मना कर दिया। फिर राजा जब गुस्से में बोले तो राजकुमारी ने भी गुस्से में पिंजरे को आंगन में फेंक दिया। उसके फेंकते ही तोता आम बनकर आंगन में बिखर गया। कभी साधु गिलहरी बनकर जैसे ही आम को खाना चाहते, तोता आम से बाज बन गया और गिलहरी को मार दिया। ये सब देखकर रानियां वहां से भाग गईं। वो तोता फिर बाज से तोता बनकर पिंजरे में बैठ गया। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और राजकुमारी से बोले, सच सच बताओ, ये सब क्या था? पिताजी, ये सब बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, दिखाओ। राजकुमारी ने तोते के शरीर से कील निकाल दी। कील निकलते ही तोता राजकुमार में परिवर्तित हो गया। अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा ने राजकुमार से सारा माजरा पूछा तो राजकुमार ने शुरू से अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब राजा को बता दिया। तो अब क्या करना चाहते हो? साधु तो मर गया और साधु के बिना रानियां तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। महाराज, मैं जानता हूँ वो सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता और मैं अब आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे करती है। अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों शादी कर लें, उसके बाद हम उन्हें लेकर अपने राज्य वापस लौटेंगे। राजा कुछ बोलते कि उससे पहले ही राजकुमारी बोल पड़ी। पिताजी, मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर मेरी शादी उनके साथ नहीं हुई तो मैं किसी से नहीं करूँगी। महाराज, हमारी पुत्री को इतना साहसी और बुद्धिमान लड़का और कोई नहीं मिलेगा, अतः हमें ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे हमें भी कोई बोलने दो, हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। राजा ने दोनों की शादी करके खुशी खुशी विदा कर दिया। राजकुमार रानी को लेकर अपने राज्य वापस आया। ये खबर सुनते ही तीनों रानियां भागने लगी। राजा ने पकड़वाकर उन तीनों को राजकुमारी के हवाले कर दिया। राजकुमारी ने कहा, धन्य विद्या, धन्य है नारी, पति मारने को बनी लाचारी। जिस कुएं में सबको मारा, उसी में इनको दो बलिहारी। इतना सुनते ही राजा ने तीनों को इस कुएं में डलवा दिया और साधु की कुटिया में आग लगवा दी। उसके बाद राजा रानी आराम से राज कर